ईद खुशी के रंगों में सबसे मुनफरद और यकता रंग है, मगर इस रंग में भंग एक खातून की तस्वीर इंटरनेट पर वायरल होने से पड़ गया था। ये एक ऐसी कहानी है जिससे कई कहानियां जन्म लेती हैं। सोशल मीडिया ने जिस तरह से अखलाकियात और इंसानी रवायात को खराब कर डाला है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आज से डेढ़ दो दहाइयां पीछे चले जाएं तो अखलाकियात, रवायात और एहसासात में गुदे खालिस रिश्ते मिलते थे। राब्ते कम मगर मजबूत थे। नेकी भी यूं की जाती थी जैसे चोरी छुपे गुनाह किया जाता है, कि किसी को कानो कान खबर ना हो। इज्जत नफ्स, भर्म और खुददारी सलामत रहती थी। यहाँ तक कि किसी के मर जाने की खबर भी कई कई दिनों बाद पहुंच पाती थी। फिर साइंस ने तरक्की की और इखलाकी कदरों को जैसे मौत ही पड़ गई। पर्दे और चार दीवारियां खत्म ही होती चली गईं। इज्जत नफ्स का कत्ल आम होने लगा। लोग किसी भिखारी को 10 रुपए देकर भी यही सोचते हैं कि काश ये खबर भी सोशल मीडिया पर बम की तरह फटे और बारूद की तरह फैलती चली जाए। ये भी एक ऐसी बात थी जो बम की तरह ब्लास्ट होकर बारूद की तरह फैलती चली गई। ये माह सयाम की चौथी शब थी। नमाज तरावी के बाद लोग अपने बिस्तरों में घुसे अगले रोजे के मुंतजिर थे। भला आखिर वो रात भी तमाम होने की नवेद लेकर आ गई। उठो, जागो, अल्लाह की रहमतों का मेला लूट लो। ये शरफुद्दीन की आवाज थी, जो गांव भर की गलियों में मुनादी करके सबको सहरी के लिए जगाता और खुद ऐन सहरी के वक्त सो जाता था। वो खुद रोजे नहीं रखता था, ना ही मस्जिद में उसके बच्चे नजर आते थे। शरफू, तुम सबको रोजे के लिए जगाते हो मगर खुद नहीं रखते? एक दिन एक शख्स ने उनसे पूछा, जनाब, आपके सिर्फ 29 या 30 रोजे होते हैं और हमारे रोजे तो साल भर ही चलते रहते हैं। उसने अफसोसगी से कहा, भला ये क्या बात हुई? यही तो बात है जनाब, वो बोला, जब हमारे पास खाने को ही नहीं होता तो हम रोजा क्या रखेंगे? मैं नमाज इशा से नमाज तरावी के अख्ताम तक मस्जिद के बाहर पहरा देता हूँ, फिर जाकर बिस्तर पर लेट जाता हूँ। सोते जागते मैं 2 बज जाते हैं, फिर मैं सोए हुए लोगों को जगाने के लिए निकल पड़ता हूँ। तुम ठीक कह रहे हो शरफू, उसने कहा, मगर ये तो नेकी का काम है। रोजा रखना और रोजे के लिए लोगों को जगाना तो अजीम इबादत है। जी जनाब, और मैं इन 2 अजीम इबादतों में से सिर्फ एक का ही मुत्तहमिल हो सकता हूँ। उसने कहा, वो कैसे? वो ऐसे कि मैं खुद रोजा नहीं रखता, बिलाशुबा ये गुनाह है, मगर दूसरों को जगाता हूँ, ये कारे सवाब है। चुनांचा मैं एक नेकी और एक गुनाह से हिसाब बराबर कर लेता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, तुम कौन होते हो ये तय करने और नेकी गुनाह की जमा तफरीक से हिसाब बराबर करने वाले? नेकी की तरगीब देने वाले साहब बुरी तरह बरहम हुए और तौबा तौबा का विर्द करते हुए उसकी नजरों से ओझल हो गए। ये था शरफुद्दीन, गुर्बत व इफलास की चक्की के 2 पाटों के बीच में पिसता हुआ एक मजबूर और गरीब मजदूर। दिन भर मेहनत मजदूरी करता और रात को सोए हुए लोगों को जगाने में लग जाता, मगर इस बार मेहनत मजदूरी भी खत्म होकर रह गई थी। तो रुखसत हो गया था, मगर अपने पीछे बेरोजगारी छोड़ गया था। उस रात भी वो अपनी झलंगा सी चरपाई पर पड़ा सोचों के यलगार में गुम था। उसके दोनों बेटे माँ के पहलू में सो रहे थे। वो उन्हें देखकर बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। यही तो दिन होते हैं बेफिक्री के, खेलने कूदने और खाने पीने के, वो सोचने लगा। इसी तरह ना जाने कितना वक्त गुजर गया। दोनों बच्चे, जिनकी उम्रें बिल तरतीब 8 और 10 साल थी, यूं सोए हुए थे जैसे मुंह में सोने का चम्मच लेके सोए हों। मगर जाहिरी बात है कि ऐसा हरगिज नहीं था। सोने का चम्मच तो नहीं, आज वो चावलों के 2-2 4-4 चम्मच खाकर सोए थे। इस लम्हे शरफू को खांसी का दौरा पड़ा और वो अपनी चारपाई पर दोहरा हो गया। यह सिलसिला कई लम्हों तक जारी रहा। कुछ देर में जब तबीयत बहाल हुई और उसकी नजरें छत के जानिब किसी गैर मरई नुक्ते पर मरकूज हो गईं, तुम जग गए शरफुद्दीन? उसकी बीवी की आवाज आई और वो ख्यालात की फौजों समेत पसपा हो गया। सोया ही कब था मैं, वो खांसते हुए बोला। ईद में कितने दिन रह गए हैं? वो बोली। तुम क्यों पूछ रही हो? मैं नहीं, बच्चे पूछ रहे थे। उसने आहिस्तगी से कहा कि मुबादा कोई सुन ना दे। आज के बाद 17 दिन बाकी हैं। उसने बताया। बच्चों के कपड़ों का क्या करेंगे? वो बोली। जूते तो पुराने ही चल जाएंगे, तो कपड़े भी पुराने ही चला लेना। उसने हसरतनाक सरगोशी की। कब तक चलाऊं ये कपड़े? वो बड़बड़ाई। अस्मा, तुम देख तो रही हो, मैं बीमारी और दिन ब दिन गिरती सेहत की वजह से काम पर नहीं जा पाता।
सच पूछो तो अब मुशक्कत वाला काम नहीं होता। काश मेरी पुरानी मुलाजमत बहाल हो जाती, वहां तो लिखने पढ़ने का ही काम है। वो बोला। ठेकेदार से पिछली मजदूरी लेने गया था, उसने दरवाजा ही नहीं खोला। क्यों? अस्मा उठकर बैठ गई। फोन पर कह रहा था कि हालात खराब, पेमेंट्स रुकी हुई हैं, सब्र करो। तो उससे कहना कि कब तक सब्र करें। ये उसका नहीं हमारा मसला है अस्मा, वो संजीदगी से बोला। उसका क्या है? उसमें तो काफी कुछ जोड़ जमा कर रखा है, महीना खत्म होने वाला है। वो फिर से बोली। मालिक मकान भी धमकी दे गया था। ठेकेदार से कहना कि मजदूर की उजरत पसीना खुश्क होने से पहले दे देते हैं। तुम पढ़ी लिखी बातें करती हो, मगर अब ऐसी बातों पर कौन कान धरता है? यहाँ पर पसीना तो क्या खून खुश्क हो जाता है और उजरत नहीं मिलती। उसे दोबारा खांसी का दौरा पड़ गया। कह तो तुम ठीक ही रही हो, उसने सर्द आह भरते हुए कहा। मैं तुम्हें पानी देती हूँ, तुम दवा तो लो। वो चारपाई से उतरते हुए बोली। दवा कहाँ से आएगी अस्मा? घर चल जाए यही बड़ी बात है। वो फिर खांसने लगा। ये लो पानी पियो, शायद आराम आ जाए। वो उसकी तरफ गिलास बढ़ाते हुए बोली। थोड़ी सी चीनी दे दो, मुझे उससे आराम आ जाता है। उसने गिलास पकड़ते हुए कहा। चीनी से आराम तो आ जाएगा, मगर शुगर तेज हो जाएगी। वैसे भी चीनी खत्म हो गई है। वो उसकी चारपाई पर बैठते हुए बोली। अच्छा, क्या कह रहा था मालिक मकान? वही जो हर बार कहता है। वो खफगी से बोली। बड़ा ही वाहियात आदमी है। तुमसे कितनी बार कहा दरवाजा ना खोला करो, अंदर से ही पूछ लिया करो। हाँ, जैसे तुम तो उसे जानते ही नहीं। वो उसकी टांगे दबाने लगी। मैं जानता हूँ अस्मा, वो अफसरदगी से बोला। उसकी नजर खराब और नीयत में फतूर है। छोड़ो, तुम भी क्या बातें लेकर बैठ गए। वो बात बदलते हुए बोली। कह रहा था कि ईद से 3 दिन पहले किराया दे देना, वरना मकान खाली कर देना। शरफू ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्यों दबा रही हो मेरी टांगे? तुम भी तो थक जाती हो। तुम सारी रात लोगों को जगाते हो, दिन भर मजदूरी करते हो, मैं क्या करती हूँ? वो दोबारा उसकी टांगे दबाने लगी। विकास ने आज मुझसे बात नहीं की। उसने अपने छोटे बेटे का नाम लिया। कह रहा था बाबा से नाराज हूं, वो बताने लगी। उसके दोस्तों ने ईद के कपड़े ले लिए हैं ना, इसलिए। और शहबाज? वो कुछ नहीं कहता, मगर उसकी आंखें बहुत बोलती हैं। वो बड़े बेटे से मुताल्लिक बताने लगी। अच्छा चलो, अल्लाह कोई रास्ता निकालेगा। वो करवट बदलते हुए बोला। जाओ, तुम भी अब सो जाओ। वो मैं एक बात करना चाहती हूँ, उसने झिझकते हुए कहा। हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। वो करवट बदले बगैर बोला। वो मैं सोच रही थी कि हाजी साहब के घर काम करने चली जाया करूं, अस्मा ने कहा। और वो यूं तड़प कर उठा जैसे किसी जहरीले बिच्छू ने डंक मार दिया हो। क्या क्या कह रही हो अस्मा? वो बड़े यकीनी से बोला। तुम जानती भी हो तुमने क्या बात की है? मैं जानती हूँ, मगर बस अब चुप हो जाओ। घर से बाहर कदम रखने का सोचना भी मत। वो बरहमी से बोला। लोग काम से ज्यादा काम करने वालियों को घूरते हैं। शरफुद्दीन, इंसान खुद ठीक हो तो कोई कुछ नहीं कह सकता। वैसे भी ईद तक ही की तो बात है। अस्मा, ये सब किताबी बातें हैं। जो ठीक होता है उसे ही सब गलत कहते हैं। वो तलखी से बोला। ऊपर से महंगाई अफरियत की तरफ बढ़ती चली जा रही है। इसीलिए तो कह रही हूँ कि ईद तक हाजी साहब, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ उसे। वो उसकी बात काटते हुए बोला। मुझे भी कह रहा था, मगर मैं जानता हूँ वो क्यों कहता है। तुम बेहतर समझते हो शरफू। मैंने तो सोचा था कि चलो कुछ आसरा हो जाएगा। वो उसकी चरपाई से उठते हुए कहने लगी। चलो, अल्लाह मालिक है। वो कुछ नहीं बोला, मगर वो उससे खफा भी नहीं था। उसे गहरी सोचों ने घेर लिया। अस्मा से उसकी शादी को 10 साल हो चुके थे। उसे वो दिन याद आने लगे जब वो उससे पहली बार मिला था। अस्मा से उसकी मुलाकात रमला की शादी पर हुई थी। रमला अस्मा की कजिन थी और शरफुद्दीन उन दोनों के दूर पार के रिश्तेदार का इकलौता बेटा था। किसी भी शादी पर अमूमी तौर पर कई शादियों के रास्ते खुल जाते हैं। लोग एक दूसरे से मिलते हैं, लड़कियां लड़के भी साथ आए हुए होते हैं, तारुफ हो जाता है, नए ताल्लुकात बनते हैं, रिश्ते बहाल हो जाते हैं। चुनाचा ये अस्मा और शरफुद्दीन की पहली मुलाकात थी। वो एक दराज कद और इंतहाई खूबसूरत लड़की थी, इतनी कि पूरी शादी में हर निगाह का मरकज बनी हुई थी। इस लिहाज से शरफुद्दीन भी कुछ कम नहीं था। वो भी एक वजीहा और शकील और सेहतमंद नौजवान था और एक प्राइवेट फर्म में अच्छी मुलाजमत करता था।
सच कहते हैं रिश्ते और ताल्लुकात इस वक्त मजबूत होते हैं जब आप माली तौर पर मजबूत हों। खैर ये मेहंदी की रात थी और लड़कियां पूरी तरह से सज धज कर तितलियों की तरह उड़ती फिर रही थी। रमला का घर नूर बना हुआ था। मेहंदी के गीत, लड़कियों का शोरगुल और ढोल की थाप के साथ तालियों का तालमेल समा बांध रहा था, मगर शरफुद्दीन को सिवाय अस्मा के कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसकी निगाहें उस पर जमी हुई थी और ये बात अस्मा ने भी नोट कर ली। उसी लम्हे शरफुद्दीन के सेल फोन ने सिग्नल दिया और वो बिला इरादा छत पर चला गया। ये सर्दियों की एक रात थी। वो काफी देर तक किसी से फोन पर बात करता रहा, फिर वहीं एक पुरानी सी कुर्सी पर बैठ गया। तुमने देखा कैसे तुम्हें घूर रहा था? उसे एक खनकती हुई आवाज सुनाई दी। ये दो लड़कियां थी जो सीढ़ियां चढ़ती हुई छत पर आ रही थी, जिनमें से एक बिलाशुबा अस्मा थी। देखने दो, उससे क्या होता है, अस्मा ने जवाब दिया। मगर यार लड़का बुरा नहीं है, मैंने सुना है जॉब भी कर रहा है, उसकी सहेली ने कहा। तो फिर करते हैं तुम्हारी बात। अस्मा उसे छेड़ने लगी। बड़ी खबर रख रही हो उसकी। अस्मा, मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ। अच्छा जी, तो तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है मुझे पिया घर भेजने की? वो मसनूई नाराजगी से बोली। इसलिए कि शायद तुम्हारी शादी पर मेरी भी किसी से मुलाकात हो जाए। वो खिलखिलाकर हंसने लगी। वैसे नाम क्या है? अस्मा ने पूछा। नरगिस, वो शोखी से बोली। मैं तुम्हारा नहीं उसका पूछ रही हूँ। उसका? किसका? नरगिस, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी, वो झिंझलाकर बोली। शरफुद्दीन, नरगिस बोली। दकियानूसी सा नाम है, मगर वो खुद दकियानूसी नहीं है शरफुद्दीन, वो बड़बड़ाई। हाँ हाँ याद कर लो, कहीं भूल ना जाओ, उसने कहा और हंसने लगी। जहन्नुम में जाओ, मैं जा रही हूँ, वो वापस मुड़ते हुए बोली। अच्छा अच्छा ठहरो, मैं सीरियस हूँ, उसने कहा और यूं सूरत बना ली जैसे अभी रो देगी। अच्छा, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं, तुम तो किसी मरीज की तरह सीरियस हो गई हो, वो बोली और नरगिस के कहकहे फिर से गूंजने लगे। फिर एकदम दोनों खामोश होकर गोया साकत हो गईं। उन दोनों की हंसी में मर्दाना कहकहा भी शामिल हो गया, जो बिलाशुबा शरफुद्दीन का था। वो कब से उनकी बातें सुन रहा था, मगर सीरियस मरीज वाली बात पर वो फिर से अपनी हंसी नहीं रोक पाया। तो आप हमारा पीछा कर रहे हैं? नरगिस ने जेरे लब मुस्कुराते हुए कहा, जबकि अस्मा को झेपने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। मोहतरमा, पीछा मैं नहीं बल्कि आप कर रहे हैं और एक शरीफ इंसान की गैबत कर रहे हैं। उसने अस्मा पर नजरें जमाते हुए कहा। नहीं, हम तो आपके नाम की ट्रांसलेशन कर रहे थे। अस्मा कांपती हुई आवाज में बोली। क्यों, मेरा नाम सिलेबस में आ गया है? वो उससे छेड़ने पर तुल गया था। नहीं नहीं तो क्या? कुछ नहीं, वो बोली और नरगिस के कहकहे गूंजने लगे। तुम्हें तो मैं नीचे जाकर पूछती हूँ, उसने दांत पीसते हुए सरगोशी की। तुम्हें बहुत शौक था छत पर आने का। मैं जा रही हूँ। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी। आप जाएंगी तो मैं शोर मचा दूंगा, वो अपनी हंसी जब्त करते हुए संजीदगी से बोला। शोर मचा देंगे? अस्मा खुद को संभालते हुए हैरत से बोली। तो और क्या, इज्जत सिर्फ खवातीन की ही नहीं होती, हमारी भी होती है, और आपने मेरा पीछा किया है। उसने मुस्कुराते हुए कहा। अस्तगफिरुल्लाह, वो बोली। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? उसने एकदम सवाल का गोला दाग दिया। क्या शादी? वो संजीदा हो गया। नरगिस का हंसी के मारे बुरा हाल हो रहा था। फिर वो भागती हुई सीढ़ियां उतर गई। आपने जवाब नहीं दिया, वो बोला। ऐसे थोड़ी होता है, उसने कहा। तो फिर कैसे होता है? क्या मैं आपको पसंद नहीं, या मेरा नाम दकियानूसी है? मैंने तो ऐसा तो नहीं कहा। यानी ये रिश्ता कबूल करती हैं? जी नहीं। इस लम्हे नरगिस और उसकी सहेलियों ने धावा बोल दिया। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। ये सब मिलकर गीत गाने लगी। छत पर एक समा बंध गया। तो ये सब आप और नरगिस की मिली भगत थी? वो शरफुद्दीन से मुखातिब हुई। हाँ, और कोई तरीका समझ नहीं आ रहा था, वो बोला। चुनाचा नरगिस से ही कहना पड़ा। दूसरी लड़कियां मुस्कुराती नजरों से उन्हें देख रही थीं। ये सब नरगिस और अस्मा की मुश्तरका सहेलियां थीं। आप मुझे भी अच्छे लगे, मगर मैं अभी पढ़ रही हूँ, वो पुरएतमाद लहजे में बोली। ताहम शादी के लिए आपको मेरे वालिदैन से बात करनी होगी। वो मारा। लड़कियों ने बैक जबान एक नारा लगाया और चलो रमला को भी बताते हैं। वो सब कहती हुई चली गईं। उनके साथ अस्मा भी जा चुकी थी। इस खुशगवार वाकये के नतीजे में अस्मा की शादी शरफुद्दीन से हो गई। इन दिनों वो सेकंड ईयर के इम्तिहानात दे रही थी। चुनाचा शादी तक तालीम भी मुकम्मल हो गई और वो शरफुद्दीन की दुल्हन बनकर उसके घर आ गई। शादी के इब्तदाई चंद साल बहुत अच्छे और खुशगवार थे। किसी चीज की कमी नहीं थी। चुनांचा दोस्त, अजीज व अकराब और रिश्तेदार भी शुमार से बाहर थे।
ऐसा ही होता है अच्छे वक्त में, सब अच्छे होते हैं और बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता। ऐसा ही कुछ हादसा शरफुद्दीन के साथ भी हुआ। अगले महीने जब वो छुट्टी पर आया तो बुझा बुझा और परेशान लग रहा था। अमूमी तौर पर वो 2-3 दिन ही घर पे रहता था, मगर इस बार जब उसे 1 हफ्ता हो गया तो अस्मा को फिक्र लाहक हुई। शरफुद्दीन, क्या बात है? तुम जब से आए हो परेशान और खोए खोए से हो। तुमने वापस नौकरी पर जाने की बात भी नहीं की। अस्मा ने उससे पूछा। उसने एक गहरी सांस ली और अफसोसगी से उसे देखते हुए कहा, अस्मा, हमारी कंपनी बंद हो गई, अब मैं नौकरी पर नहीं जाऊंगा। ऐसे कैसे अचानक? किस्मत अचानक खराब होती है, वो उसकी बात काटते हुए बोला। और मुसीबत किसी से इजाजत लेकर नहीं आती। मगर अब क्या होगा? वो अफसोसगी से बोली। होना तो वही है जो अज़ल से हमारे नसीब की तख्ती पर लिख दिया गया है। वो उसका हाथ सहलाते हुए बोला। इंसान तकदीर के आगे बेबस और मजबूर है। बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर किराए का मकान है और दीगर अखराजात। वो बड़बड़ाते हुए बोली, अभी तो जो कुछ बस अंदाज करके रखा हुआ है उससे कुछ दिन गुजारे जाएंगे। वो बोला, आगे जो अल्लाह को मंजूर। तुम ठीक कह रहे हो, मगर कब तक? कहते हैं कुएं भी खाली हो जाते हैं। अस्मा की ये बात दुरुस्त साबित हुई। आखिरकार कुआं भी खाली हो गया। बच्चे प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल में आ गए और वो शहर से किराए का मकान छोड़कर गांव में आ गए। यहाँ भी किराए का मकान था। जैसे तैसे जिंदगी गुजर रही थी। बुरा वक्त तो जैसे आकर ठहर ही गया था। अस्मा तालीम याफ्ता और ज़हीन औरत थी। उसने किसी न किसी तरह शरफुद्दीन को कायल कर लिया और एक प्राइवेट स्कूल में बतौर टीचर मुलाजमत करने लगी। अस्मा, ये मुलाजमत तुम्हारा अपना फैसला है। पहले दिन शरफुद्दीन ने कहा, बस ख्याल रखना चारों तरफ गिद्ध बैठे हुए हैं और मेरे पास अब तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं रहा। शर्फ, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? वो बोली, तुम पर तो बहुत ज्यादा भरोसा है, मगर अब अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं। उसने अफसोसगी से कहा, ये क्या मुझे मायूस होने की नसीहत करते हो और खुद अब हकीकत से निगाहें चुराना मुमकिन नहीं रहा। वो बोला, हम खुद को झूठी तसल्ली देकर बहला तो सकते हैं, मगर चलो अब बस करो। वो नरमी से बोली, मुझे देर हो रही है, वैसे भी आज पहला दिन है। वो उसे मुतमईन करके चली गई। पहले ही दिन उसे अंदाजा हो गया कि शर्फ ठीक कह रहा है। ये मुआशरा मर्दों का है। यहाँ कोई मजबूर और बेबस औरत एहसास, तहफ्फुज और इज्जत से नहीं रह सकती। ये दुनिया अच्छे बुरे लोगों की आम जगह है। मगर सितम ज़रीफ़े ये कि बुरे वक्त में हमेशा बुरे लोग ही मिलते हैं। ये एक बहुत बड़ा स्कूल था जिसका अंदाजा उसकी इमारत को देख के ही लगाया जा सकता था। गेट पर गार्ड बैठे थे। वो ऑटो से उतरी और सुस्त रवि से चलती हुई स्कूल में दाखिल हुई। खूबसूरत तो वो थी ही, मगर आज चूंकि स्कूल में उसका पहला दिन था, चुनाचा उसने थोड़ा सा एहतमाम भी कर लिया था। उसकी शादी को कई साल हो गए थे, मगर कोई मानने को तैयार ही नहीं था कि वो शादीशुदा और 2 बच्चों की माँ है। वो प्रिंसिपल के ऑफिस में दाखिल हुई। आप अस्मा शरफुद्दीन हैं? प्रिंसिपल फारूकी ने पूछा। वो एक जवान और खुश शक्ल आदमी थे। अस्मा ने उसकी उम्र का अंदाजा 35 के करीब लगाया था। ना जाने क्यों पहली ही नजर में वो उसे अच्छा नहीं लगा था। बैठिए, वो अपना चश्मा दुरुस्त करते हुए बोला। उसकी चुपती हुई आंखें उसके चेहरे पर जमी हुई थीं, जैसे उसका एक्सरे कर रहा हो। मुझे शेख साहब ने आपके सिलसिले में खुसूसी तौर पर कहा है, पता नहीं क्यों। वो बोला, वैसे तो हमें टीचर की जरूरत नहीं है, मगर चूंकि आपको जरूरत है तो हमने भी इनकार नहीं किया। थैंक यू सर। ये कहते हुए बैठ गई और गौर करने लगी। साथ वो शेख साहब से मुतालिक सोचने लगी, जो शरफुद्दीन के अच्छे वक्त के अच्छे दोस्त थे। अब तो सिर्फ वाकफियत सी ही रह गई थी। क्या पढ़ाएंगी आप? वो बोले, उर्दू। उसने फौरन कहा, क्यों? क्योंकि मुझे उर्दू ही आती है। देखिए अस्मा, उर्दू की टीचर्स तो मौजूद हैं, पढ़ा भी रही हैं। दरअसल हमें मैथ टीचर चाहिए थी। वो सोच में पड़ गई। अभी तो ये कह रहा था कि किसी टीचर की जरूरत नहीं। एनी प्रॉब्लम? वो उसे घूरते हुए बोला, हाँ सर, मुझे मैथ से उलझन होती है। उलझन होती है या आपको रियाजी आती ही नहीं? ऐसा ही समझ ले सर। चाय पिएंगी? नहीं सर, ठीक है, मैं उर्दू टीचर रमशा से बात करता हूँ। अगर वो मान जाएं तो आप उनकी जगह उर्दू पढ़ाएंगी और वो मैथ्स। वो कुर्सी से उठते हुए बोला, थैंक यू सर, मैं ममनून रहूंगी। मुझे इस मुलाजमत की जरूरत है। इट्स ओके। दिए से ही दिया जलता है। वो उसे मायनी खेज निगाहों से देखते हुए बाहर निकल गया और वो सोच में पड़ गई, दिए से दिया जलता है?
उसके जहन में कोंदा सा लपका और झुरझुरी सी आ गई। उस शख्स से बचकर रहना अस्मा, उसने खुद से कहा और गहरी सांस लेते हुए ताज्जुब से सर हिलाने लगी। रमशा ने तो साफ इनकार कर दिया है, वो ऑफिस में दाखिल होते हुए बोला। मैं उससे ऑफिस में भी बात कर सकता था, मगर आपकी वजह से मैंने उससे अलहदगी में बात की है। पता नहीं क्यों। अब उसे अंदाजा हो गया कि पता नहीं क्यों शायद इसका तकिया कलाम है। फिर सर वो परेशान हो गए। अरे प्लीज परेशान मत हो, आपके इतने खूबसूरत चेहरे पर परेशानी अच्छी नहीं लगती। वो जल्दी से बोला। आप चाहेंगी तो मैं रमशा की नौकरी ही खत्म कर दूंगा। नहीं सर, मैं क्यों चाहूंगी, वैसे आपको चाहना चाहिए। उसका जुमला जू मायनी था। मैं समझी नहीं सर। कुछ नहीं, चाय लीजिए, वो उसके सामने कप रखते हुए बोला, जो अभी अभी लड़के ने रखा था। वो उसकी बातों के हेर फेर को समझ रही थी। उसे अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था, मगर वो अपनी मजबूरी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती थी। देखिए मैम, मेरे स्कूल के उसूल काफी सख्त हैं। वो दोबारा बोला। एक तो मास्क की पाबंदी जरूरी है क्योंकि कोरोना चल रहा है। दूसरा, भले आप पर मेकअप बहुत जचता है, मगर उससे बच्चों पर असर पड़ता है और बड़ों पर भी। बड़ों पर भी? मेरा मतलब है सब देखते हैं ना। वो फौरन बात बदलते हुए बोला। जहां तक मेरा ख्याल है तुम एक इंतहाई घटिया और कमीने इंसान हो। वो उठते हुए बोली। मैं ऐसी नौकरी पर लानत भेजती हूँ। यूं ये उसकी नौकरी का पहला और आखिरी दिन साबित हुआ। उसके बाद उसने कहीं पर भी नौकरी करने की कोशिश नहीं की। शरफुद्दीन ने भी बहुत जगहों पर काम किया, मगर उसका मुकद्दर तो जैसे कहीं सो ही गया था। बेरोजगारी और मुसलसल परेशानी ने उसे कई अमराज में मुब्तला कर दिया था। अब वो शरफुद्दीन नहीं बल्कि एक मजदूर था जिसे लोग शरफू के नाम से जानते थे। अगर जेब में पैसा ना होता तो कोई सीधा नाम लेकर आवाज भी नहीं देता। दोस्त, अहबाब और खून के रिश्तों ने उसे यकसर फरामोश कर दिया। वो जब भी अस्मा को परेशान देखता उसके पास जाकर बैठ जाता। अस्मा, मैं तुमसे शर्मिंदा हूं कि तुम जिस जिंदगी के लायक थी मैं वो तुम्हें नहीं दे पाया। वो कहता। वो उसे हमदर्दाना निगाहों से देखते हुए कहती, मुझे अपनी फिक्र नहीं है शरफुद्दीन, मैं तुम्हारे बारे में सोचकर कुढ़ती रहती हूँ। जिस शख्स ने उरूज देखा हो उसके लिए जवाल बहुत अजियतनाक होता है। ठीक कह रही हो, वो बोला। इसीलिए तो वक्त से पहले बूढ़ा हो गया हूं। वो उसे हसरतनाक निगाहों से देखते हुए बोली। शर्फ, ये आर्जी पड़ाव है, मुख्तसर सी जिंदगी है। हमारा रब इन तकलीफों का अजर हमें यहाँ नहीं तो वहां जरूर देगा। अस्मा की बातें उसके हौसले को बढ़ा देती, मगर वो अंदर ही अंदर टूट चुका था। बच्चों के मुरझाए चेहरे और शिकायत आमेज आंखों का सामना उसके बस की बात नहीं थी। जूं जूं ईद का दिन करीब आ रहा था उसका खून सूखता चला जा रहा था। इस बार ऐन ईद के एक दो दिन आगे पीछे मकान का किराया और बिजली का बिल भी अदा करना था। तरह तरह के वसवसों में घिरा शरफू ख्वाब के मजे लेते हुए लोगों को जगाने के लिए निकल पड़ा। जागो, अल्लाह रहमतें लुटा रहा है, ढूंढ लो, उसने बाआवाज़े बुलंद कहा। कुछ ही देर बाद मुख्तलिफ घरों में रोशनियां होने लगी। लोग जागने लगे। जागो जागो, वो यही सदाएं लगाता हुआ बाजारों में घूमता रहा। एक दरवाजा खुला और किसी ने उसे आहिस्तगी से पुकारा, ओ भाई इधर आओ। ये एक निसवानी आवाज थी। कुछ ही देर में वो उस दरवाजे पर पहुंच गया। वो एक औरत थी। उसके चेहरे पर नकाब और हाथ में एक काफी बड़ा शापर था। ये रख लो, इसमें कुछ सौदा सल्फ और कपड़े हैं, और ये भी। वो अपने हाथों में पकड़े हुए हजार हजार के चंद नोट उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली। ख्याल रखना किसी को कानो कान खबर ना हो, वो धीमे लहजे में बोली और दरवाजा बंद करके गायब हो गई। वो उसे देखता रह गया। परसों ईद थी और पूरे रमजान में किसी ने उसे पूछा तक नहीं। वो किसी के एहसान का बोझ उठाए अजान फजर से पहले घर पहुंच गया। अस्मा और बच्चे सो रहे थे, वो भी बिस्तर में घुस गया। सौदा सल्फ उसने अपनी चारपाई के नीचे रख दिया। कुछ देर बाद उसे अस्मा के जागने और वजू करने की आवाजें सुनाई देने लगी। इस दौरान वो गहरी नींद सो गया। दूसरे दिन भी उसे भाग दौड़ में ख्याल नहीं रहा था कि अस्मा को सौदा सल्फ और पैसों की बाबत आगाह कर दे। ताहम वो इस ख्याल से मुतमईन था कि उसने सौदा सल्फ देख लिया होगा। उस रात भी वो फजर से पहले आया और बिस्तर में घुस गया। सुबह हुई तो लोग ईद की तैयारियों में मशगूल थे। खिलाफ तौक़ा अस्मा भी शीर खुरमा बनाने के बाद अब गोश्त बना रही थी। बच्चे नहा धो रहे थे। उन्होंने कपड़े और जूते पुराने ही पहन लिए थे, ताहम उनके हाथों में 100-100 के नोट देखकर उसे कदरे तमानियत हुई।
उसे याद आया कि उसे नकदी भी सौदा सेल्फ के शॉपर में रख दी थी। कुछ देर पहले बड़ा बेटा शहबाज उसे चाय का कप देकर चला गया। वो बहुत खुश और पुरजोश नजर आ रहा था। अस्मा और दूसरा बेटा वकास भी कदरे मुतमईन थे। उसने खुद भी नहा धोकर कपड़े तब्दील किए और बाहर निकल गया। लोग एक दूसरे से ईद मिल रहे थे, एक दूसरे को ईद मुबारक कह रहे थे। उसे भी चंद लोगों ने ईद की मुबारकबादी दी, मगर उनके चेहरों पर नागवारी के तासुरात थे। इन्हें क्या हुआ, वो सोचने लगा, मगर उस वक्त उसके पास अपने इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो मस्जिद में गया, मगर तब तक नमाज अदा हो चुकी थी। उसने अकेले नमाज पढ़ी और दुआ मांगकर बाहर निकल आया। अरे इधर आओ चाचा शरफू, अचानक उसे अख्तर नामी एक बच्चे ने सदा दी। वो उसी के मोहल्ले में रहता था और उसके बड़े बेटे से खेलने उसके घर भी आता रहता था। हाँ बेटा कहो, क्या बात है? वो उसके सर पर हाथ रखते हुए बोला, चाचा आज मैंने ना आंटी अस्मा की तस्वीर देखी है, बहुत प्यारी लग रही थी। बच्चा खुश होते हुए बोला, कहाँ देखी है फोटो? वो जल्दी से बोला, रूमी मोबाइल वाले की दुकान पर। वो बोला, वो नहीं जानते थे आंटी को? वो तो मैंने बताया कि चाचा शरफू की बीवी हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? वो गुस्से से बोला। चाचा तो गुस्सा क्यों हो रहे हो, जा तू भी देख ले। उसने कहा, ले वो सोनी आ रहा है, उससे पूछ ले। उसने दूर से आते हुए एक लड़के की तरफ इशारा किया। ओए सोनी इधर। लड़के ने उसे खुद ही आवाज दे दी। अख्तर पुत्र, तुझे गलत फहमी हुई है, हमारे पास तो मोबाइल ही नहीं है। भला तेरी चाची फोटो क्यों बनवाएगी? वो परेशान होते हुए बोला। सोनी, चाचे शरफू को जरा तस्वीर तो दिखा, चाची अस्मा की जो इंटरनेट पर आई है। वो उसे देखते ही बोला। और फिर कुछ ही देर में शरफू के 14 तबक रोशन हो गए थे। वो मोबाइल फोन की स्क्रीन पर अस्मा की तस्वीर देख रहा था। 100% अस्मा ही थी और उसकी निगाहें सामने कैमरे पर मरकूज थीं। चाचा शरफू, वैसे तस्वीर बड़ी प्यारी आई है चाची की, देख लो, सायमा ही लग रही है। सोनी ने दांत निकालते हुए कहा। इस लम्हे शरफू ने एक जन्नाटेदार थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया। वो तेवरा कर नीचे गिरा और शोर मचाने लगा। उसका सेलफोन टूट गया। बकवास करता है कमीने, शरफू दबाकर बोला। लोगों का मजमा लगना शुरू हो गया। अबे ओबे बेगैरत इंसान, अपनी बीवी की तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल करता है और हाथ हमारे बच्चों पर उठाता है। ये सोनी का बाप था, खबीस ने मोबाइल भी तोड़ दिया बच्चे का। अभी परसों ही लिया था उसने 40,000 का। अच्छा तो ये शरफू है भाई, कमाल की फोटो लगाई है तुमने। बिल्कुल कैटरीना कैफ लग रही है तुम्हारी बीवी। ये कोई और तहजीब से आरी नौजवान था। ना पर तुझे शर्म नहीं आई ऐसे नीच हरकत करते हुए? निकालो उसे गांव से बाहर, ये शरीफों का गांव है। हाँ हाँ, ये तो हमारे बच्चे खराब करेंगे। दोनों मियाँ बीवी, जितने मुंह उतनी बातें। एक तूफान बदतमीजी बरपा हो गया। सब तहखह लगाते हुए शरफू को छेड़ रहे थे, तंज व मजाक कर रहे थे। पर एक बात है, जो भी है ना कमाल की चीज, ये गांव के ओबाश आदमी ने तबसरा किया। बकवास कर रहे हो तुम लोग, शरफू चीख कर बोला। और तुम बेगैरत, मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। वो उसी ओबाश आदमी की तरफ बढ़ा और फिर बिखरा हुआ मुश्तइल हजूम शरफू पर टूट पड़ा। कुछ ही लम्हों में उन्होंने उसे रुई की तरह धुन के रख दिया। तस्वीरें खुद इंटरनेट पर देता है और हमें बेगैरत कहता है। जख्मों से चूर शरफू ये सुन न पाया और बेहोश हो गया। ये ईद से एक दिन पहले की बात है। सुबह 8 बजे के लगभग अस्मा की पड़ोसन जकिया उनके घर आई थी। उस वक्त शरफू सो रहा था और बच्चे हसरतनाक निगाहों से माँ को देख रहे थे। कोई बंदोबस्त हुआ? जकिया ने इस्तफसार किया। नहीं, अभी तो शर्फ सोया हुआ है। वो मायूसी से बोले। उठेगा तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, वो रात भर जागा हुआ है, देर से उठेगा। चल उठ मेरे साथ चल। कहाँ? वो मास्टर साहब राशन दे रहे हैं, बड़े ही नेक और खुदा तर्स इंसान है। जकिया बताने लगी। जकिया बहन, तुम जानती हो मैं तो हरगिज नहीं जा सकती। शर्फ, वो एक खुर्राट और तेज तर्रार औरत थी। जानती थी कि शरफुद्दीन एक इंतहाई खुददार और शरीफुन नफ्स इंसान है। वो ये सब कुछ एक साजिश के तहत कर रही थी। उसे मालूम था कि जो ही अस्मा के घर से बाहर निकलने की खबर शरफुद्दीन को मिलेगी, उनके माबैन इख्तलाफात की एक खलीज पैदा हो जाएगी। वो जो सब इसी प्रिंसिपल के कहने पर कर रही थी, जिसे अस्मा ने अपने स्कूल में मुलाजमत से इनकार करके गोया उसके मुंह पर थूक दिया था। क्यों नहीं पता चलेगा, सब होंगे वहां, कोई देख लेगा। उसने खदशा जाहिर किया। अरे अस्मा, बच्चों को देख, रोने वाली शक्लें बनाई हुई हैं इनकी, उसने कहा।
कुछ उनका ही सोच, चल मेरे साथ, वो नकद पैसे भी दे रहे हैं, हम 10 मिनट में आ जाएंगे। आखिर वो आमादा हो गई। बच्चों की उतरी सूरत और ईद का दिन, उसे चादर ओढ़ी और उसी के साथ चल दी। भला ऐन ईद के दिन भी कोई राशन देता है? रास्ते में उसने कहा, उनको किसी बड़े आदमी ने इमदाद भेजी है, सुना है गाड़ी खराब होने की वजह से लेट हो गई। जकिया ने बताया, वो बाजारों से गुजरती हुई मास्टर साहब के घर जा रही थी। मस्कूरा घर गांव के आखिरी कोने पर था। मुत्ताइद निगाहों में अस्मा और जकिया पर जमी हुई थीं। अस्मा ने चेहरे पर हिजाब कर रखा था कि मुबादा उससे पहचान कर कोई शरफू को आगाह न कर दे। काफी देर बाद वो मास्टर साहब की कोठी के सामने पहुंच गए। बैठक के बाहर ख्वातीन की कतार लगी हुई थी। ईद के दिन भी गुर्बत उनकी बेबसी का मजाक उड़ा रही थी। यहाँ तो बहुत रश है जकिया बहन, वो घबराए हुए अंदाज में बोली। मैं तो वापस जा रही हूँ। उसकी फिक्र ना करो मास्टरनी, मेरी वाकिफ है, हम सीधी अंदर जाएंगे, उसने कहा और उसे लेकर सीधी बैठक में दाखिल हो गई। आ जाए, एक नौजवान आदमी नरमी से बोला। वो बैठक से गुजरकर उससे मुल्हिक कमरे में दाखिल हुई। यहाँ पर चंद नौजवान आटा, चावल, घी, चीनी और नकद रकम दे रहे थे। ये शरफू की बीवी है। जकिया ने एक नौजवान के कान में सरगोशी की। अरे हाँ, उसने तो पूरा रमजान हमें सहरी के लिए जगाया है। आगे आ जाओ बहन, वो अस्मा से मुखातिब हुआ। उसने उसे काफी मिकदार में सौदा, सल्फ और आटे का थैला देते हुए कहा, मैं एक लड़का तुम्हारे साथ भेजता हूँ, सामान चूंकि ज्यादा है, ये घर पहुंचा आएगा। वो कुछ नहीं बोली, ताहम उसने असाबत में सर हिला दिया, और ये भी रख लें। उसने हजार हजार के 3 नोट उसकी तरफ बढ़ा दिए। रास्ते से दूध और गोश्त ले लेना। वो ममनून अंदाज में सर हिलाते हुए वापस पलटने लगी। उसी लम्हे उसी लड़के ने आहिस्तगी से कहा, जरा नकाब हटाइए, तस्वीर बनाई है, दरअसल हमने आगे दिखानी होती है ना मगर आप परेशान मत हो, ये फोटो अमानत है और आगे भी एक खातून ने भी देनी है। वो बोला, हाँ अस्मा जल्दी करो, देर हो रही है। जकिया ने कहा, और फिर बहुत सारी औरतें हैं, ये सब ने तस्वीरें बनवाई हैं। उसके इसरार पर वो चेहरे से नकाब हटाने पर मजबूर हो गई। चुनाचा कुछ ही देर बाद उस लड़के ने सेल फोन में उसकी तस्वीर सेव कर ली। अस्पताल में बेड पर नींद दराज जख्मी शरफू ने ये सारी कहानी अस्मा की जबानी सुनी और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। अस्मा जो भी है, मगर अब हमारी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। ये सब माशरे के नाम निहायत मुअज़्ज़िज़, मुतब्बर और बज़ेअम खुद शरीफ लोग हैं। उनकी आवाज भर्राने लगी थी। तुम्हें जकिया की बातों में नहीं आना चाहिए था, मगर शर्फ मैं क्या करती, बच्चे भूखे थे और ईद का रोज था। वो नादिम लहजे में बोली, मैं सारा दिन बंदोबस्त करके सोया था। अस्मा वो कराहते हुए बोला, हाँ ये सब मैंने बाद में देखा जब मास्टर के घर से राशन ले आई। तुम जानती हो ये मास्टर कौन है? ये वही प्रिंसिपल फारूकी है जिसकी तुमने बेइज्जती की थी। वो एकदम चौंक कर उसे देखते हुए बोली, और जकिया वो उनकी मुलाजमा है। तो ये सब तयशुदा मंसूबा था। वो तासुफ से बोली, किस कदर मुंतकम मिजाज निकला ये प्रिंसिपल फारूक। सिर्फ एक इंतकाम लेने के लिए उसने इतने सालों तक इंतजार किया। यही तो कीना है जो इंसान को वहशी बना देता है। वो तासुफ से बोला, मैं बात की तह तक पहुंच गया हूं। उन्होंने ये फोटो एडिट करके लगाई थी। उसका मकसद तुम्हारा घर बर्बाद कर। हुजूम ने उसे बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया था। इस दौरान वो लोग गांव से शहर शिफ्ट हो गए। इस सिलसिले में नरगिस ने बहुत तावन किया और उन्हें अपने करीब ही मकान ले कर दिया। सुना था कि जकिया को अपने जुर्म का एहसास हो गया था, चुनाचा उसने गांव भर के सामने सारा किस्सा बयान कर दिया। अस्मा की तस्वीर किसी मॉडल गर्ल के साथ एडिट करके फारूकी ने वायरल की थी। जब गांव वालों को मालूम हुआ तो उन्होंने उससे दुआ सलाम ही छोड़ दी। चुनाचा वो भी अपने मकान और स्कूल फरोख्त करके वहां से चला गया। पूरा गांव शरफू से इयादत और माफी मांगने आया था। वो एक नर्म खो और नेक दिल इंसान था। उसने सबको माफ कर दिया। गांव वाले उसे वापस लेकर जाना चाहते थे, मगर उसने उन्हें वो खुशखबरी सुनाते हुए बताया, दरअसल मेरी पुरानी मुलाजमत बहाल हो गई है। ये खबर मुझे भी कल ही मिली है, वरना मैं आपको इनकार नहीं करता। सब लोग उससे मुबारकबाद देते हुए रुखसत हो गए। साथ ही शरफू की आजमाइश के दिन भी रुखसत हो चुके थे। उम्मीद है कि कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज 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 मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और मेरे वॉच टाइम को कंप्लीट करवाएं। अल्लाह हाफिज।